नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु गेव द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के निर्माण का पहली बार आइडिया किसने दिया? आपके पास चार ऑप्शन है। स्वराज पार्टी इन 1934, कांग्रेस पार्टी इन 1936, मुस्लिम लीग इन 1942 एंड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1946। तो दोस्तों स्वराज पार्टी ने अपने एक अधिवेशन या कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1934 में रांची में हुआ था, उसमें पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की फॉर्मल मांग की थी। ठीक है, और ये पहला अवसर है जब भारतीयों द्वारा, यानी उस पार्टी में सम्मिलित सदस्य वो भारतीय हुए, तो भारतीयों द्वारा एक संविधान सभा के गठन की मांग की गई रांची अधिवेशन में। रांची अधिवेशन 1934 पहला ओकेजन है जब भारतीयों द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई, जहां पर ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होंगे, ये एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे चुने जाएंगे। यानी एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में आप सफरेज में आप डिफरेंस समझ लीजिए दोस्तों। एडल्ट फ्रेंचाइज में और यूनिवर्सल में होता क्या है दोस्तों कि एक निश्चित आयु सीमा पार कर चुके सभी नागरिकों को अपना वोट कास्ट करने का अधिकार होता है, वोट देने का। जबकि एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है दोस्तों कि कुछ ऐसे नागरिक जो एक निश्चित आयु सीमा पार कर चुके हैं, उनको कुछ बेस पे वोट करने का अधिकार होता है, और वो जैसे लैंड हो गया आपका, और एसेट्स हो गए, और एजुकेशन हो गया, इनके बेसिस पे उनको वोट कास्ट करने का अधिकार होता है। तो ये रहा डिफरेंस आपका। ठीक है दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और है। ये जो संविधान सभा है दोस्तों, ये एम.एन. रॉय का ब्रेन चाइल्ड माना जाता है, और एम.एन. रॉय भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट के जनक हैं। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन का एक विचार रखा था। सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने रखा था। और दोस्तों ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका ऑफिशियल डिमांड ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना? 1935 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सी राजा गोपालाचारी ने संविधान सभा के गठन की मांग 1939 में किया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये जो मांग है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार 1940 अगस्त 1940 में इस मांग को एक्सेप्ट किया। उस समय क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो प्रेशर था, इसलिए उसने ये मांग को एक्सेप्ट किया। चलिए हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन या कौन से कथन सही नहीं है? पहला है, द असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ डायरेक्ट इलेक्शन। तो दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो मेंबर्स थे संविधान सभा के, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली हु देमसेल्फ वेर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज। तो दोस्तों ये जो संविधान सभा के सदस्य थे, इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा ना हो करके प्रोविंशियल असेंबली के सदस्य, प्रांतीय जो विधानसभाएं होती थी, उनके सदस्यों द्वारा ये चुने गए थे। और ये प्रांत के विधानसभा के जो सदस्य थे दोस्तों, ये लिमिटेड फ्रेंचाइज पे चुने जाते थे। मैंने बताया कि ये अडल्ट फ्रेंचाइज पे चुने गए थे, न कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज पे। ठीक है, तो जो संविधान सभा के सदस्य थे वो डायरेक्ट जनता के द्वारा न चुने जाके प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा चुने गए थे, इसलिए ये एक डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, असेंबली वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। तो ये जो असेंबली वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, तो दोस्तों ये क्या है? ये भी गलत है, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया कि प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर थे वो इलेक्ट हुए थे किसके बेसिस पे? एडल्ट फ्रेंचाइज पे, न कि यूनिवर्सल पे हुए थे। तो आप दोनों का डिफरेंस समझ रहे हैं ना? यूनिवर्सल मतलब एक निश्चित आयु पार कर चुके सभी नागरिकों को वोट कास्ट करने का अधिकार देता है, और जबकि एडल्ट लिमिटेड फ्रेंचाइज ये कुछ ही लोगों को अधिकार देता है कुछ बेसिस पे, जैसे एजुकेशन हो गया, आपका लैंड हो गया, इनके बेसिस पे तो अधिकार देता है। तो असेंबली के जो मेंबर्स थे वो एडल्ट सफरेज पे चुने गए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमेटीज़। ठीक है, अब ये जो संविधान सभा थी दोस्तों,
या संविधान सभा थी, ये कई कमेटी बना के इसने अपना कार्य किया। यानी इसने निश्चित कार्य के लिए, जैसे संविधान सभा ने एक कार्य, उसका मेन कार्य क्या था, संविधान का निर्माण करना, और उस संविधान के निर्माण करने के लिए कई ढेर सारे तरीके के कार्य होते थे, तो उन्होंने सभी कार्यों को करने के लिए एक निश्चित कमेटी बना रखी थी, तो इसने वेरियस कमेटी के थ्रू काम किया। असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी। अब असेंबली क्या थी, असेंबली दोस्तों ये मल्टी पार्ट, इसमें जो सदस्य थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में, इसमें ढेर सारी पार्टियों के थे। यानी जैसे कांग्रेस पार्टी के थे, मुस्लिम लीग के थे, स्वराज पार्टी के थे और अंबेडकर की पार्टी के थे। तो ये मल्टी पार्टी बॉडी थी। तो आपका 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, हम चेक करते हैं कौन सा सही नहीं है। इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमेटीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि इसने वेरियस कमेटीज़ के थ्रू वर्क किया था। ठीक है, जिसमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। अगला है, इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ये एडल्ट फ्रेंचाइज का था, ना कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्या है, गलत है, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें और भी पॉइंट्स हैं, हम लोग उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज वेर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। और इन सभी लोगों को, जो जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी, जैसे वो क्रिश्चियन ईसाई हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए और पारसीज हो गए, इन सभी को सफिशिएंट क्या दिया था, रिप्रेजेंटेशन दिया गया था असेंबली में। इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वॉज बेस्ड ऑन 6th शेड्यूल ऑफ द एक्ट 1935। अब ये 1935 के जो 6ठी शेड्यूल, 1935 के प्रोविज़न में 6ठे शेड्यूल में इसके इलेक्ट्रल चुनावी प्रक्रिया दी गई थी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हुआ था। तो ये सब क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का पहला इलेक्टेड चेयरमैन कौन था। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा संविधान सभा का पहला चेयरमैन वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहली बार संविधान सभा की बैठक वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल न्यू दिल्ली, जो कि अब सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी दिन यानी 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरली चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, और फिर एक अगली मीटिंग 2 दिन बाद हुई। 9 दिसंबर को इनको टेम्परेरली बनाया गया, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को एक और मीटिंग हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आपका आंसर 4 ऑप्शन दिए गए, अंबेडकर, गोपालाचारी, मुंशी एंड राजेंद्र प्रसाद। आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्यों, क्योंकि इनको 11 दिसंबर 1946 को चेयरमैन चुना गया और ये फिर चेयरमैन ही रहे। तो यानी ये फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के, और अगले साल आपको पता है 15 अगस्त को आज़ादी मिली, तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया के क्या थे, चेयरमैन या प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को बारीकियों पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। संविधान सभा का गठन कब हुआ। ठीक है, तो जब इसकी पहली मीटिंग हुई जिस दिन, उसी दिन से वही दिन संविधान सभा के गठन का माना जाता है। तो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट। अब देखिए दोस्तों, ये जो रेजोल्यूशन कहिए, प्रियम्बल कहिए और या फिर ऑब्जेक्टिव कहिए, ये भारत के संविधान का रेजोल्यूशन कब संविधान सभा द्वारा अडॉप्ट किया गया था। तो आपका आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए दोस्तों।
कि 13 दिसंबर 1946 को एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू विच started proceeding of constituent assembly, and this objective resolution was unanimously passed on 22 January. Later this resolution known as preamble of the constitution. मतलब ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को 11 दिसंबर को कौन चुना गया था परमानेंट चेयरमैन, आपको डेट याद रहनी चाहिए, राजेंद्र प्रसाद। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, ठीक है। और यहीं से फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, यहीं से इसका कार्य स्टार्ट होता है और इसको बिना विरोध के पास कर दिया जाता है। कब, किस डेट को, वही डेट इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो आपको याद रखना है 22 जनवरी 1947 को। और ये रखा कब गया था, 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी को ये पास किया गया, ठीक है। बाद में इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जाना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें बताना है कौन सा सही है, भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में कौन सा सही है। अब देखिए चेक करते हैं हम लोग। पीपल्स ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड और डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, एम, रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली। तो अब देखिए यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट की बात हो रही है, इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली। तो भारत के केस में ऐसा नहीं होता, ये भारत के राष्ट्रपति को यानी ये हेड ऑफ स्टेट को डायरेक्ट चुना नहीं जाता। तीसरा क्या है, रेजोल्यूशन जो है ये ऑब्जेक्टिव, ये नेहरू जी ने जो 13 दिसंबर को रखा था, इसने संविधान को निश्चित तौर पे प्रभावित किया, तो ये भी सही है। और चौथा गलत है, तो यही आपका आंसर चौथा हो जाएगा, ठीक है। और इज़ करेक्ट पूछा है यहाँ पे, तो 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं, तो 1 2 3 जिस ऑप्शन में आपका दिया रहेगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि पीपल्स ऑफ इंडिया ऑर्डर डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत की जनता ही किसको शक्ति देगी, कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति देगी। यानी भारत के संविधान को ताकत कहाँ से मिलती है, वो भारत की जनता से मिलती है, इसलिए ये भी पॉइंट आपका सही है। प्रियम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और एम, और ये जो प्रियम्बल रखा गया था, ये ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, इसमें एक तरीके से तो ये पूरे दर्शन है ये पूरे संविधान का। आप समझ जाएंगे कि महत्वाकांक्षा क्या है हमारे संविधान की और उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब हम प्रियम्बल से जान सकते हैं, तो ये भी पॉइंट हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ सीए यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर कंडक्ट फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कितने सेशंस हुए भारत के संविधान को बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कितने बैठक हुए, तो 12 हुई ये। अब कुल कितना टाइम लगा संविधान सभा को संविधान बनाने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। और ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है दोस्तों। अब इस पीरियड में 11 सेशन हुए थे, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 11 सेशन के माध्यम से संविधान के निर्माण हुआ, ठीक। और उसके बाद जो लास्ट 12वां सेशन था, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिस दिन कि संविधान सभा के सारे मेंबर्स उन्होंने संविधान पे अपने हस्ताक्षर किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। अब देखिए मैंने पहले ही कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी संविधान सभा थी, ये विभिन्न कार्यों के लिए कार्यों को विभिन्न समितियों को बनाकर करती थी, ठीक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट समिति थी वो कौन सी थी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है दोस्तों। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था अल्टीमेटली, अंततः, ठीक है। वही फिर संविधान कहलाया। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर। और इसमें टोटल 7 मेंबर थे,
B.R. अम्बेडकर को लेके 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, और इसके अध्यक्ष तो B.R. अम्बेडकर खुद ही थे। तो इसमें 7 के नाम हम लोग देख लेते हैं। अम्बेडकर जो कि खुद चेयरमैन थे, गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, B.L. मित्र एंड D.P. खेतान। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम इसको याद रख सकते हैं, अम्बेडकर का नाम तो अब प्रसिद्ध ही है। फिर गोपाला स्वामी, ये कृष्ण भगवान का नाम है, गोपाल स्वामी। फिर कृष्ण का नाम यहाँ पे स्वयं है, कृष्ण स्वामी। के.एम. मुंशी, मुंशी याद रख सकते हैं, सादुल्लाह और मित्र एंड खेतान। ठीक है दोस्तों। फिर बाद में क्या हुआ कि माधव राव वॉज इंक्लूडेड, किसकी जगह पे? B.L. मित्रा की जगह पे माधव राव को इसमें संविधान सभा में इस समिति में शामिल किया जाता है और B.L. मित्रा को रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर D.P. खेतान की मृत्यु हो जाती है और कृष्णामाचारी को उनकी जगह पे शामिल किया जाता है। तो ये 2 डेवलपमेंट या 2 नियुक्तियां होती हैं इनमें अलग से। B.L. मित्रा को उनकी तबीयत के कारण रिप्लेस करके माधव राव को, और फिर खेतान की जगह पे कृष्णामाचारी को इंक्लूड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। CA means Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Ambedkar on। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, इसका गठन कब हुआ था, वो डेट क्या थी? तो आपको वो डेट याद रखनी है, 29 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त के 14 दिन बाद 29 अगस्त को 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया और उसका चेयरमैन अंबेडकर को बनाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक सलाहकार कौन था? उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों B.N. राव। B.N. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, ये संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट, यानी जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, इन्होंने ही तैयार किया था। किसके द्वारा? B.N. राव के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच कराना है हमें, एक तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन और दूसरी तरफ उससे संबंधित कुछ नाम दिए गए हैं, तो मैच इट, इसको मैच कराना है। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CA, ये CA मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट, और सामने दिया गया है आपका HC मुखर्जी। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है, क्योंकि पहले जो वाइस प्रेसिडेंट कौन था? राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? HC मुखर्जी। फिर दूसरा पॉइंट है द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को, आपको याद रखना है। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कांग्रेस पार्टी का मेंबर कौन था? मैंने पहले ही बताया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मल्टी पार्टी बॉडी थी, जिसमें कि आपके सभी पार्टी के सदस्य का रिप्रेजेंटेशन था। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, इसमें वो इकलौता कांग्रेस मेंबर कौन था जो सम्मिलित था? आपका सही आंसर है, यानी ये भी सही सुमेलित है, के.एम. मुंशी थे। ठीक है, अगला पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ राजस्थान प्रिंसली स्टेट्स। अब जो संविधान सभा में हर जगह से वेरियस प्रोविंसेस से और प्रिंसली स्टेट से, वेरियस प्रोविंसेस से तो इलेक्ट होके मेंबर आए थे और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो राजस्थान प्रिंसली स्टेट से कौन था? तो कृष्णामाचारी, और इन्हीं कृष्णामाचारी को हमने D.P. खेतान की को रिप्लेस करके किसमें शामिल किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी में। ठीक है, और तो ये भी बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है। और अगला पॉइंट है चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, अब ये एक समिति, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक समिति बनाई थी, संघ समिति। ठीक है, संघ संविधान समिति कहिए, संघ समिति कहिए, उसका चेयरमैन कौन था? तो उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भी सही सुमेलित है। आगे दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा नीचे बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।